हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि शॉर्ट में उसको हम कहते हैं ईसीजी। तो ये ईसीजी क्या है और किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, किस तरह से उसको जान सकते हैं, तो उसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम ये वीडियो लेक्चर में ऑफ ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं ईसीजी के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन फार्मारॉक्स। तो जरूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन की जो गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है एंड ऑल्सो ऑन ए ऐप स्टोर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो हमने स्टडी की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की और उसके अंदर जाना कि यह सिस्टम का मेन काम तो है ब्लड सप्लाई करना, कि सप्लाई ऑफ ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और उसके लिए जो उसको मदद करता है पूरा नेटवर्क कि जो ब्लड वेसल्स का बना हुआ है, कि जो आर्टरीज हम कहते हैं, वेन्स वगैरह कहते हैं, और वो पूरे बॉडी के अंदर अच्छे से फैलता है और बनाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बिकॉज ये सिस्टम का मेन काम ही है हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को ब्लड सप्लाई करना, और ब्लड के थ्रू वो डिलीवर करती है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। और उसका मेन ऑर्गन हम कहें तो हार्ट है, कि जो हमारे बॉडी का नेचुरल पंप हम कहते हैं, नेचुरल पंप। तो के उसके थ्रू ब्लड जो है वो अच्छे से पंप होता है हमारे हार्ट में से अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की ओर थ्रू द कलेक्शन ऑफ ए ब्लड वेसल्स की आर्टरीज एंड वेन एंड ब्लड कैपिलरीज का जो लार्ज कलेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनके थ्रू ये जो ब्लड है वो अच्छे से फैल जाता है। तो आज जो हमें समझना है ईसीजी, तो ईसीजी का जो मेन कॉन्सेप्ट है ऑन ए कार्डियक साइकिल के ऊपर ही है। कि कार्डियक साइकिल मतलब कि जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की ओर पहुंचता है। फिर वहाँ से वापस जो यूज़ हुआ ब्लड वापस हमारे हार्ट के अंदर आता है, कि जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और फिर से वही साइकिल होती है पूरी, कि फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के अंदर, वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कार्डियक साइकिल को। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो ज़रूर से पार्ट 6 एक बार ज़रूर से देखिए, कि जो कार्डियक साइकिल के ऊपर हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो ये कार्डियक साइकिल की जो अलग अलग फेजेस होते हैं, लाइक एट्रियल सिस्टोल का फेज़ होता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेज़ आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का सेकंड फेज़, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का अर्ली एंड लेट फेज़ होता है। उसी दौरान आपको ये पूरा ये पीक मिलता है, वेव्स मिलते हैं, कि जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कि एक वेव आपको मिलता है पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है, टी वेव मिलता है। तो ये जो अलग अलग हमें वेव्स मिलते हैं वो डिपेंड ऑन सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ ए ईच एंड एवरी फेज। उस दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के अंदर चेंज होते हैं वो ही मेज़र करता है हमारा ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जानते हैं उसके बारे में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि जो ईसीजी पेपर के ऊपर ये जो हमें वेव्स मिलते हैं दैट इज़ ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बट ये मेज़र क्या करता है, कौन सी चीज़ को मेज़र करता है वो समझना ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हार्ट बीट इज़ ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स। कि जो हमारे हार्ट बीट्स होते हैं, तो हार्ट बीट्स के लिए हमारे बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो जनरेट होते हैं उसी के कारण हार्ट बीट्स जो है वो अच्छे से प्रॉपरली जनरेट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस कौन जनरेट करता है, तो मायोकार्डियम। तो ये पॉइंट के ऊपर आप खास ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल चेंजेस जनरेटेड बाय अ मायोकार्डियम। कि ये जो मायोकार्डियम जो आपने सीखा था कि अलग अलग लेयर्स होते हैं हार्ट के, तो मायोकार्डियम जो है वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस जनरेट करता है। एंड
ये जो चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के अंदर, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के अंदर, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। कि यहाँ पे देखो ये जो पर्सन के चेस्ट के ऊपर ये इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, एंकल के ऊपर ये इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, मेज़र करेंगे इलेक्ट्रिकल चेंजेस को कि जो जनरेट होते हैं बाय मायोकार्डियम की, जो हार्ट का एक लेयर है। और फिर ये जो ईसीजी मशीन होती है, ये ईसीजी मशीन ये जो चेंजेस होते हैं इम्पल्सिस के अंदर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर, उसको ये अच्छे से मेज़र करता है। और ये ईसीजी पेपर के ऊपर आपको ये ईसीजी का पूरा ये वेव्स मिलता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के अंदर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर जो चेंज होता है हार्ट के अंदर टाइम बाय टाइम, और ये हर एक हमारे हार्ट बीट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इसी को जो मेज़र किया जाता है वो है हमारा ईसीजी। तो ये अब आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर से होगा कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट कौन करता है, क्योंकि हमने तो वो डेफिनेशन के अंदर देखा कि वहाँ पे मेज़र किया जाते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को। बट ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एसए नोड और एवी नोड के पास। एसए नोड को, जिसको साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है, कि यहाँ पे जो एट्रियम का जो पोर्शन होते हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट है एसए नोड, और उसी के पास यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं दिस वन, दैट इज ए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, की जिसको हम कहते हैं एवी नोड। तो ये दोनों नोड्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को जनरेट करने की। और ऐसे नोड को हमारे हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। नेचुरल पेसमेकर मतलब कि हार्ट की जो रिदम है, हार्ट बीट्स जो जनरेट होते हैं, कुछ समय एट्रियम के अंदर सिस्टोलिक फेज होगा, किस वक्त उसके अंदर डायस्टॉल फेज होगा, कब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, कब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा। तो ये सभी का जो नियमन करने का काम है, रेगुलेशन करने का काम है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का। और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जब हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, और ईसीजी पेपर के हमारे ऊपर जो हमें पूरा इमेज तैयार होकर मिलता है, वेव तैयार होकर मिलते हैं, वो ही है हमारा ईसीजी मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एवी नोड इज ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट दैट कोऑर्डिनेट्स द टॉप ऑफ द हार्ट। कि ऐसे नोड तो नेचुरल पेसमेकर है ही, बट साथों साथ जो एवी नोड भी वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करने वाली जो सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई समझो कि हम घर पे भी कोई मोटर वगैरह यूज़ करते हैं पानी को पंप करने के लिए, तो उसको भी अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी। कि जब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी होगा, पावर सप्लाई होगा, तो ही ये मोटर हमारी अच्छे से काम करती है। समझो कि वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएसन है तो भी ये मोटर अच्छे से काम नहीं करेगी। लो वोल्टेज होगा तो वो स्टार्ट नहीं होगी, हाई वोल्टेज होगा तो वो डैमेज हो जाएगी। उसी तरह से ये हमारे हार्ट के अंदर भी है कि जब इम्पल्सिस जब तक प्रॉपरली जनरेट होते जाते हैं, एसए नोड और एवी नोड बनने अपना काम अच्छे से करते हैं, तब तक ये ईसीजी है वो अच्छे से प्रॉपर हमें मिलता है। हमारे हार्ट बीट्स रेगुलर होते हैं, कि जो हम कहते हैं कि नॉर्मल हार्ट बीट्स 60 से लेकर 100 हार्ट बीट्स होते हैं पर मिनट, तो वो भी प्रॉपरली होते रहते हैं कि जब तक ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई अच्छे से मिलता है हार्ट को। बट जब एसए नोड और एवी नोड में जब कोई ख़राबी होती है, वेंट्रिकल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एट्रियम के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर असर पड़ता है। कि जैसे कि आपकी मोटर के अंदर कोई ख़राबी, अंदर कोई कचरा है, अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो भले इलेक्ट्रिसिटी सही है तो भी मोटर काम नहीं करेगी, या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के अंदर फ्लक्चुएसन है तो भी मोटर काम नहीं करेगी। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे हार्ट में भी होता है। तो ये एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि जो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो इम्पल्सिस कौन जनरेट करता है वो आपको यहाँ पे पता चल गया। अब समझना ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, कि जो एसए नोड और एवी नोड के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, वो एसए नोड या फिर एवी नोड, दोनों जो नोड है
वो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स दोनों को अच्छे से प्रॉपर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग टू कनेक्ट करके पूरा जो हार्ट की जो रिदम तैयार होती है कि जिसको हम नॉर्मल रिदम कहते हैं हार्ट की, कि जो नॉर्मल हार्ट बीट 60 से 100 हमें मिलते हैं और कई बार हम एवरेजली 22 बीट्स पर मिनट भी कंसिडर करते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कि जिसको हम ईसीजी या फिर ईकेजी भी कहते हैं, तो is a test that detect and record the strength and timing of the electrical activity in our heart। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स तैयार होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो है वो टाइम है, और यहाँ पे ये जो लाइन है वाई एक्सिस हम देखें उसी की कि वो है हमारे वोल्टेज की जो मिलीवाट के अंदर मेज़र किए जाते हैं और टाइम वो मिली सेकेंड्स के अंदर यूजुअली। तो एक्टिविटी जो है कि स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग, स्ट्रेंथ मतलब कि वोल्टेज और सामने टाइमिंग मेज़र करता है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के कौन से टाइम के अंदर कौन सी एक्टिविटी हुई, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन ए ग्राफ दैट शो ईच फेज ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल एज इट ट्रैवल थ्रू द हार्ट, कि जैसे जैसे वो हार्ट के अलग अलग एरियाज़ के अंदर आगे बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग टू उसके जो वेव्स जो है वो तैयार होते। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वेव मिलती है दैट इज़ ए पी वेव, कि सबसे पहले यहाँ पे पी वेव, फिर उसके नीचे यहाँ पे क्यू, फिर ये ऊपर क्यू और ये आर, फिर ये एस एंड देन टी। तो ये एक पूरा जैसे कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट हुआ, ये एक ईसीजी जो है वो कंप्लीट होगा। जैसे सेकंड कार्डियक साइकिल होगा तो ये सेकंड ईसीजी बनेगा। तो उस तरह से पूरा सीरीज़ तैयार होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, कि जिसको पूरा जो ईसीजी पेपर होता है, ईसीजी ग्राफ होता है, उसके ऊपर मेज़र किया जाता है। तो अब समझना जरूरी कि इसके फंक्शंस क्या है, कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी के ऊपर पेपर के अंदर हमने देखा कि ये साइड वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम है, और सभी जो वेव्स जो हमें मिलते हैं वो प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट होता है। तो इट इज़ ए टेस्ट दैट चेक हाउ आवर हार्ट इज फंक्शनिंग। ये पॉइंट समझना जरूरी है कि ईसीजी से हम क्या पता लगा सकते हैं। तो ईसीजी से ये पता चलेगा कि आपका हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, कैसी उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कि समझो कि हार्ट बीट्स नॉर्मल है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल ईसीजी जो है वो आपको मिलेगा। बट समझो कि हार्ट बीट्स काफ़ी स्लो है या फिर हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वक्त ये ईसीजी के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और वो हम आगे भी देखेंगे कि कौन से अलग अलग टाइप के ईसीजी हमें मिलते हैं। तो ईच हार्ट बीट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस और वेव ट्रैवल थ्रू आवर हार्ट। दिस वेव कोज मसल्स टू स्क्वीज एंड पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड प्रोड्यूस अ वेव ऑन ए ईसीजी पेपर। कि जैसे जैसे ये इम्पल्सिस आगे ट्रैवल करेंगे आपके हार्ट्स के अलग अलग चैम्बर्स के अंदर, और जो सिस्टोलिक फेज आता है, डायस्टोलिक फेज आता है, और जैसे जैसे ब्लड जो है वो पंप होता है हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स में से, मसल्स वहाँ पे स्क्वीज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो मेज़र करेगा ये आपका ईसीजी पेपर। तो ईसीजी पेपर के बारे में कई बार आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, एज वेल एज अ नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप ईसीजी की स्टडी कर रहे हैं तो ईसीजी पेपर को भी समझना ज़रूरी है। तो ईसीजी पेपर के अंदर हम देखें तो ईसीजी पेपर क्या है, एक टाइप की ग्रिड है। ग्रिड मतलब कि ऐसा पेपर कि जिसके ऊपर हम देखें तो ऐसे समझो कि स्क्वायर है कोई, तो ये स्क्वायर के अंदर भी समझो कि ऐसे छोटे छोटे कोई स्क्वायर्स दिए हैं, तो ये सभी स्क्वायर्स की लेंथ एंड विड्थ कितनी रहेगी 1 मिलीमीटर। कि समझे कि यहाँ से मैं कोई एक स्क्वायर ये निकालता हो तो ये वाला जो स्क्वायर मुझे मिलेगा वो 1 बाय 1 कि 1 मिलीमीटर उसकी विड्थ रहेगी और 1 मिलीमीटर उसकी लेंथ रहेगी। तो ये जो पूरा ग्रिड तैयार होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो पेपर होता है ईसीजी पेपर का, तो ये देखिए ये है आपका पूरा ईसीजी पेपर। अब ये ईसीजी पेपर का कोई एक में फ्रैगमेंट लेता हो, ये वाला, ये एक बॉक्स लेता हो कि जिसको हम कहेंगे
लार्ज बॉक्स की जिसके अंदर टोटल 5 स्क्वायर प्रेजेंट है, कि ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये 5। तो 5 यहाँ पे है, उसी तरह से 5 ये साइड से, मतलब कि 5 mm का ये पूरा एक स्क्वायर, कि 5 mm उसकी लेंथ भी है और 5 mm उसकी विड्थ है। अब उसी में से मैं कोई एक स्मॉल बॉक्स निकालता हूँ, तो ये स्मॉल बॉक्स की लेंथ है 1 मिलीमीटर और विड्थ भी है 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि हर एक स्मॉल स्क्वायर, ईच स्मॉल स्क्वायर 1 mm in length and represent the time 0.04 second and width 0.1 milliwatt। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्मॉल बॉक्स के डायमेंशन दिए हैं, तो ये स्मॉल बॉक्स जो है उसकी 1 मिलीमीटर की जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0.04 सेकंड। यहाँ पे देखो लिखा है कि लेंथ रिप्रेजेंट करती है 0.04 सेकंड को। उसी तरह से उसकी जो विड्थ है वो रिप्रेजेंट करेगी 0.1 मिलीवाट। तो ये होगा एक स्मॉल बॉक्स के बारे में, स्मॉल स्क्वायर। अब जो पूरा हम लार्ज बॉक्स हम देखें तो लार्जर स्क्वायर, ये काफ़ी ऐसे स्मॉल बॉक्स तैयार होके समझो कि 5 mm का एक स्क्वायर बनाते हैं। तो 5 mm वाले ये स्क्वायर के अंदर हम देखें तो उसकी जो लेंथ है 5 mm की वो रिप्रेजेंट करेंगे 0.2 सेकंड को, कि ये एक स्क्वायर, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो हमें पता है कि एक स्क्वायर मतलब कि 0.04 सेकंड, एक स्क्वायर मतलब कि 0.04 सेकंड। तो इनटू समझो कि आप 5 करोगे तो वो आंसर मिलेगा आपको 0.20 सेकंड। तो ये होगा आपका 0.20 सेकंड। और 1 मिलीमीटर आपको पता है कि 1 mm इज इक्वल टू 0.1 मिलीवाट। तो 5 मिलीमीटर बराबर होगा ये 0.5 मिलीवाट। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो किसी भी स्क्वायर को आप देखोगे कि समझो कि जैसे ही ये 5 स्क्वायर कंप्लीट होते हैं तो आपको समझना है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0.2 सेकंड का टाइम पीरियड, और इट इज इक्वल टू 0.5 मिलीवाट, दैट इज ए वोल्टेज। तो वोल्टेज मेजर करेगा और साथों साथ टाइम मेजर करेगा ये पेपर। तो ईसीजी वेव जो है उसको हम समझे तो टोटल 3 ऐसे वेव है कि जिसको हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहला जो वेव है वो है पी वेव की, जो ये वाला आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ पी वेव। उसके बाद क्यू आर एस का जो पूरा ये कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, ये वाला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ये वाला टी वेव। उसके बीच में आपको ये पी और आर इंटरवल मिलेगा, क्यू टी इंटरवल का टाइम मिलेगा, और एस टी वाला एक सेगमेंट मिलेगा, कि जो बीच में जो इंटरवल होता है वो आपको मेजर करेंगे। तो ईच रिप्रेजेंटेड ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इवेंट। तो अच्छे से समझिए सबसे पहले पी वेव के बारे में कि पी वेव क्या है। तो पी वेव रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, कि हमें पता है कि सबसे पहले एट्रियम सिस्टोल का जो पीरियड होता है तो उस वक्त डीपोलराइजेशन होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होता है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फ्रॉम एसे नोड थ्रू आउट द एट्रियल मायोकार्डियम, कि एट्रिया में से सबसे पहले अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। जिससे हम यहाँ पे एक स्कीमेटिकली देखते हैं कि हार्ट के ये 4 चैम्बर, तो ये राइट साइड का जो एट्रियम का पोर्शन हम लिखते हैं, वहाँ से राइट साइड के वेंट्रिकल के अंदर ब्लड, उसी तरह से लेफ्ट साइड के एट्रियम में से लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो पहुँचता है। तो ये एट्रियम जो होते हैं तो उसके अंदर से जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गुजरते हैं तो उस वक्त एट्रियम अपनी एक्टिविटी दिखाता है, और उस वक्त जो पीक मेजर होता है उसको हम कहते हैं पी वेव। एंड उसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड हम देखें पी वेव का, तो दैट इज़ 0.08 to
0.11 सेकंड के 0.08 से लेकर 0.11 सेकंड के अंदर नॉर्मली ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, कि जिसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल का फेस। एंड पी से लेकर आर का जो इंटरवल हम देखें तो पी आर इंटरवल का टाइम पीरियड होता है 0.12 से लेकर 0.20 सेकंड। तो ये होगा पी वेव, कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ ए एट्रिया। तो ये खास आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और उस वक्त ये राइट साइड के एट्रियम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो थे वो अब आगे एट्रियम में से वेंट्रिकल्स की ओर पहुंचेंगे। तो उस वक्त जो आपको जो सेकंड वेव मिलता है दैट इज ए QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट depolarization of the ventricles as the electrical impulse is spread throughout the ventricular myocardium। कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम के अंदर समझाया कि एट्रियम में से अब ये जो इम्पल्सिस है कि पहले एट्रियम में थे, वहाँ से अब वेंट्रिकल्स के अंदर इम्पल्सिस जो है वो ट्रैवल करेंगे। तो उसके दौरान जो हमें एक पूरा जो पीक मिलता है दैट इज़ ए QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये Q से लेकर Q से ये R, फिर ये नीचे S। तो Q, R और S ये वाला जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है दैट इज़ ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एंड नॉर्मल टाइम पीरियड इज लेस देन 0.1 सेकेंड ऑफ QRS वेव, एंड शॉर्टली आफ्टर द QRS वेव बिगिन्स एन एक्शन पोटेंशियल इज रीच एंड वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कि उस वक्त हमें पता है कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से वेंट्रिकल्स में से ब्लड अलग अलग सिस्टमिक सर्कुलेशन एज वेल एज पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो है वो पंप करना है हमें ब्लड को। अब आगे क्या होता है, जो टी वेव होता है, तो टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन विच कॉरस्पॉन्ड टू रीलोकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल फाइबर। अब जो है वो हमें पता है कि ब्लड जो है वो पंप हो गया, तो अब जो पेज जो चालू होता है दैट इज़ ए वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और ये 0.20 सेकंड होता है ऑफ ए टी वेव। और जो ST सेगमेंट होता है वो लेस देन 0.12 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये जो टी वेव है वो लेस देन 0.20 सेकंड, और ST सेगमेंट जो है वो पूरा दैट इज़ ए 0.12 सेकंड और उससे भी कम। और ये Q से लेकर T का जो इंटरवल हम देखें, QT का इंटरवल दैट इज़ ए लेस देन 0.38 सेकंड। और फिर आगे का ये जो टाइम पीरियड वो अराउंड 0.2 सेकंड। इस तरह से ये पूरा जो है ECG 0.8 सेकंड का जो हम टाइम पीरियड जो हम कहते हैं कार्डियक साइकिल का, उसी के अकॉर्डिंग टू ये पूरा एक आपको ये वेव्स का जो सीरीज़ मिलता है कि जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो मेनली यहाँ पे जो जैसे जैसे अलग अलग चैम्बर्स में से ब्लड गुजरता है, वहाँ पे सिस्टोलिक फेज आता है, डायस्टोलिक फेज आता है, ब्लड पंप होता है अलग अलग वेंट्रिकल्स में से, या फिर वेंट्रिकल्स फील होते हैं, एम्प्टी होते हैं। तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ चेंजेस होती है वो हमें मेज़र करके देता है ये ECG। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले ये जैसे स्टार्ट होता है कि एट्रिया के पोर्शन के अंदर जो सिस्टोलिक फेज आता है उस वक्त हमें ये P वाला वेव मिल गया। अब वेंट्रिकल्स का जो फेज चालू होता है कि जब ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचता है तो उस वक्त ये Q, R और S वाला हमें सेगमेंट मिलता है। फिर आगे ब्लड जो है वो अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर पहुंचा, और वहाँ से वापस जो है वो ब्लड आता है, और ये टी वेव उस वक्त जो है वो प्रोड्यूस होता है कि वेंट्रिकल्स की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग टू, और ये मेज़र करता है ये सेट टाइम और ये मिलीवाट्स के अंदर। तो ये पूरा एक सेगमेंट 0.8 सेकंड के अंदर यहाँ तक ख़त्म हो गया कि एक ये वाला पूरा कि ये देखो एक स्क्वायर जो है ये पूरा हमें पता है कि 0.2 सेकंड का, ये दूसरा स्क्वायर 0.2 सेकंड का, ये थर्ड दैट इज़ 0.2 और ये वाला। तो इस तरह से जो एक एक स्क्वायर के जो टाइम लिमिट हमें पता है कि 0.2 सेकंड होती है पूरे एक सेगमेंट की, तो उसी के अकॉर्डिंग टू ये
हमें ईसीजी का पूरा सीक्वेंस मिलता है। तो ये सीक्वेंस जो है वो नॉर्मल सीक्वेंस है कि किसी भी तरह की बीमारी के बिना जब किसी पर्सन के अंदर हेल्दीनेस होता है तो इस टाइप का ईसीजी हमें मिलता है। बट नॉर्मल पीआर का जो इंटरवल है कि ये पीआर इंटरवल, तो ये पीआर इंटरवल का आप देखो तो यूजुअली 120 से लेकर 200 मिली सेकंड, मतलब कि हमें पता है कि 0.12 से लेकर 0.1 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट होता है। सॉरी, 0.12 से लेकर 0.20 सेकंड। उसका मतलब ये होगा कि 120 से लेकर 200 मिली सेकंड के अंदर ये कंप्लीट होता है, और जो कवर करेगा 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर ऑफ ए ईसीजी पेपर, कि चाहे वो 3 स्क्वायर को कवर करेगा या फिर 5 स्क्वायर को कवर करेगा, ये पीआर इंटरवल। अब समझो कि पीआर इंटरवल 200 से ज़्यादा हो जाता है, तो दैट इंडिकेट्स द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इज सेड टू बी प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली स्लो कंडक्शन थ्रू द एवी नोड ऑफ द हार्ट। आसानी से समझते हैं, यहाँ पे देखिए कि नॉर्मल क्या है। ये पीरियड नॉर्मली 120 से लेकर 200 मिली सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ये है नॉर्मल। अब समझो कि कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ कंडीशन है, ऐसे नोड अच्छे से काम नहीं कर रही, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 200 से भी ज़्यादा मिली सेकंड लग रहे हैं ये पीआर वाले फेज़ को कंप्लीट होने में। मतलब कि प्रॉब्लम ही होगा कि टाइम ज़्यादा लिया, टाइम ज़्यादा हुआ, मतलब कि वो क्या हुआ, स्लो हुआ। मतलब कि जब कोई आप ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवल करते वक्त समझो कि आपको टाइम ज़्यादा लगा, तो मतलब क्या हुआ उसका कि आपने जो है वो जर्नी काफ़ी स्लो की है, कि आपके व्हीकल की स्पीड समझो कि कम थी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो काफ़ी कम समय में आप वो ट्रैवलिंग कंप्लीट कर लोगे। तो यही बात है कि ये जो ईसीजी का जो पूरा ट्रैवलिंग फेज़ है उसमें भी ये जो पीआर इंटरवल का जो टाइम पीरियड है वो 120 से लेकर 200 मिली सेकंड के अंदर नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है। बट समझो कि यही फेज़ को कंप्लीट करने में किसी पर्सन को 200 मिली सेकंड या उससे भी ज़्यादा समय लगता है, तो उसका मतलब ये होगा कि उसका हार्ट कैसा काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा कि जब आपके हार्ट की एक्टिविटी स्लो होगी तो ये टाइम लिमिट जो है वो ज़्यादा लेगा, जिसके कारण ईसीजी के अंदर भी काफ़ी फेरफार आपको देखने को मिलेंगे, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इफ द पीआर इंटरवल इज 200 ग्रेटर देन 200 मिली सेकंड, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इज सेड टू बी प्रेजेंट and condition of abnormally slow conduction through the AV node of the heart। आपके हार्ट की जो AV नोड है वो काफ़ी स्लो कंडक्शन कर रही है, मतलब कि हार्ट आपका स्लो काम कर रहा है, और उसी को हम कहेंगे कि कोई डिसीज़ कंडीशन होगी। तो अब ये जो मेन कॉन्सेप्ट आता है कि ECG रीडिंग किस तरह से किया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे बनता है। तो ये वाला नॉर्मल हार्ट बीट, तो नॉर्मल हार्ट बीट के दौरान जो ये ECG जनरेट हो रहा है ये वाला, तो यहाँ पे समझो कि जो भी टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड के अंदर ये नॉर्मल हार्ट बीट्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। और नॉर्मल हार्ट बीट्स हम कहते हैं कि 60 से लेकर 100 होते हैं पर मिनट एंड प्रोड्यूस द नॉर्मल टाइप ऑफ ECG हियर। कि ये जो डायग्राम में आप ECG देख रहे हैं वो है नॉर्मल हार्ट बीट्स का ECG। अब समझो कि डिसीज कंडीशन है और वो भी टैकीकार्डिया है। टैकीकार्डिया को मैंने समझाया था कि इंक्रीज इन हार्ट बीट्स, जब आपके हार्ट बीट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया, और वो हार्ट बीट समझो कि 100 से भी ज़्यादा है। तो हार्ट बीट 100 से ज़्यादा है मतलब ऐसा हुआ कि हार्ट की स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है मतलब कि सेम समय के अंदर ज़्यादा ECG कवर हो जाएंगे। तो वही देखिए यहाँ पे जो वेव्स देखिए वो नॉर्मल वेव्स है, कि लाइक हम आर वाला वेव पकड़ते हैं कि आर वाला पीक आप यहाँ पे पकड़िए, ये वाला समझे कि ये आर है यहाँ पे सभी के अंदर। तो ये आर हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं सेम टाइम के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सेम टाइम के अंदर टैकीकार्डिया वाले पेशेंट के अंदर आप देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला 12 13 14 15 एंड 16। मतलब कि टाइम पीरियड तो सेम ही है, बट वही टाइम पीरियड के अंदर हार्ट बीट्स इतने ज़्यादा है कि ईसीजी पेपर के ऊपर आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा और उसके अंदर वेव्स जो है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्लियरली शोज द मोर ईसीजी वेव्स इन सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल के अंदर ईसीजी के अंदर आपको कैसी वेव्स देखने को मिल रही है, ज़्यादा। कि यहाँ पे नॉर्मल के अंदर सिर्फ 8 वेव थी, यहाँ पे आप देखिए तो ये 16 जितनी वेव्स आपको देखने को मिल रही है सेम टाइम पीरियड के अंदर। तो उसका मतलब यह होगा कि पर्सन के हार्ट बीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा होने के कारण काफ़ी फास्टर बीट्स मिल रहे हैं। उसी तरह से जब हार्ट बीट्स डिक्रीज होते हैं तो डिक्रीज इन हार्ट बीट मीन्स लेस देन 60 beats per minute shows the less ECG waves and more space between the waves and clearly indicates the slower heart beats। यहाँ पे देखिए कि जिसको हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, डिक्रीज इन हार्ट बीट्स को, कि हार्ट बीट्स जो है वो डिक्रीज होना। तो इसके वेव आप गिनिए, ये वाला फर्स्ट वेव, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे सेम टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ 4 वेव हो रही है। तो नॉर्मल के कंपेयर में हाफ मिल रही हमें, और यहाँ पे टैकीकार्डिया के अंदर नॉर्मल के कंपेयर में जो वेव्स जो है वो डबल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन के जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया, कम है तो ब्रैडीकार्डिया। अब समझो कि मिक्सअप है, इरेगुलर है, कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इरेगुलर हार्ट बीट्स है, कि ये वाले पोर्शन में 3 वेव है, फिर काफ़ी बीच में ये गैप है, फिर से वेव्स जो है वो इस तरह से। तो ये हो जाएगी इरेगुलर हार्ट बीट्स। तो इरेगुलर हार्ट बीट्स कई बार ब्रैडीकार्डिया में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर कई बार ये टैकीकार्डिया के अंदर, कि जिसको हम कहेंगे कि हार्ट बीट कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाना या फिर हार्ट बीट्स का काफ़ी स्लो हो जाना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ईसीजी को, कि जैसे नॉर्मल होगा तो जो वेव्स है वो नॉर्मल मिलेंगे आपको, टैकीकार्डिया होगा तो सेम टाइम पीरियड के अंदर आपको ज़्यादा वेव्स मिलेंगे, और हार्ट बीट्स कम होंगे, ब्रैडीकार्डिया होगा तो लेस ईसीजी वेव, मतलब कि काफ़ी कम वेव आपको मिलेंगे सेम टाइम पीरियड के अंदर। अब ये पॉइंट आता है कि फ्लैट लाइन इन ईसीजी, कि यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो ईसीजी के असिस्टोल इज़ व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी और मूवमेंट इन योर हार्ट, कि जब हार्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो वो कंडीशन को कहा जाता है कि असिस्टोल। तो ये वाला देखिए कि ये नॉर्मल पर्सन्स के अंदर है, कि जो 78 हम देख रहे हैं हार्ट बीट्स यहाँ पे देख रहे हैं, उसी तरह से SpO2 80 है एंड रेस्पिरेशन रेट 19 है। बट जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस 0 हो जाती है, कोई एक्टिविटी ही नहीं है, तो दैट मीन्स पर्सन डू नॉट हैव ए हार्ट बीट। तो ये वाले नीचे के डायग्राम के अंदर आप देखिए कि ये एक फ्लैट लाइन हमें मिल रही है इस तरह से, कि ईसीजी की जो लाइन है वो कम्प्लीटली फ्लैट लाइन मिल रही है। यहाँ पे हार्ट बीट्स भी कम्प्लीटली ज़ीरो दिखा रहा है, SpO2 भी ज़ीरो है। तो उसका मतलब ये हुआ कि पर्सन डू नॉट हैव ए हार्ट बीट, पर्सनस के अंदर कोई हार्ट बीट्स ही नहीं है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ फ्लैट लाइन। और इसी को हम फ्लैट लाइन करते हैं, फ्लैट लाइन इज इन्वॉल्व इन ए वेरियस डेफिनेशन ऑफ अ डेथ, कि जब पर्सन की डेथ हो जाती है उसके जो अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, कि रेस्पिरेशन ज़ीरो हो जाना, SpO2 कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाना, या फिर हार्ट रेट। तो अब देखो यहाँ पे तीनों ज़ीरो है, दैट इंडिकेट्स अ डेफिनेशन ऑफ ए डेथ। तो फ्लैट लाइन का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ईसीजी के अंदर। और आखिर में यही बात कि उसके यूजेस क्या है। तो ईसीजी बिकम्स द डायग्नोस्टिक टूल एंड फीचर फॉर कार्डियोवास्कुलर हार्ट रिलेटेड डिसीज एंड डिसऑर्डर्स, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस के, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक आना, कि जो हार्ट अटैक आता है जब किसी को, तो इसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। अरिथमिया मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट्स, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फिर जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होते हैं, मतलब कि जितने भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिसीज एंड डिसऑर्डर से
उसके रिलेटेड ये एक डायग्नोस्टिक टूल बनता है कि जब भी समझे कि आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो सबसे पहले डायग्नोसिस के अंदर ये ईसीजी जो है वो निकाला जाता है और उस पर से पता लगाया जाता है कि टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, इरेगुलर हार्ट बीट से, और समझे कि नॉर्मल के कंपेयर में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं ईसीजी के अंदर, तो आगे कन्फर्मेटिव टेस्ट वगैरह जो होती है आगे उससे बेसिस के ऊपर फर्दर डायग्नोसिस बनता है। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द ईसीजी। थैंक यू फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मा रॉक्स। सब्सक्राइब करिए चैनल, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मा रॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।